फोन सुप्रिया का था। फोन उठाते ही उसने कहा, कितने महीनों बाद याद कर रही हो भाभी को? तुमने ही मना किया है तो मैं भी हालचाल नहीं पूछ पाती तुम्हारा। कैसे हो तुम सब लोग? सुप्रिया ने कहा, मत पूछो भाभी, मेरा हाल पूछोगी तो अच्छा कभी मिलेगा नहीं, और हाल अच्छे होने का नाटक मैं कर नहीं सकती। आज घर के सब लोग रिश्तेदारी की शादी में गए हैं, इसलिए स्वतंत्र हूँ। छत पर आई हूँ तुमसे बात करने के लिए। सुजाता दीदी कहती रहती हैं कि भाभी से बात किया करो, मन अच्छा हो जाएगा, समझ भी बढ़ेगी तुम्हारी। पर क्या करूँ भाभी, घर पर कोई भी हो तो मैं फोन नहीं कर सकती। 2 मिनट बात करूंगी तो 20 सवाल पूछे जाएंगे। यह क्यों बोला तुमने, इसका क्या मतलब था, हर बात में उन्हें रहस्य लगता है। सीधी सादी भी कोई बात हो सकती है, यह कोई मानता ही नहीं इस घर में। सच कहूँ भाभी, अब तो मेरा मन नहीं होता इसे अपना घर कहने को भी। कब तक मुंह सिल कर रहूं, तुम ही बताओ भाभी। भाभी ने उत्तर में कहा, मुंह सिल कर रहने की सलाह तो मैं कभी किसी को नहीं दे सकती। तुम्हें भी यही कहूंगी सुप्रिया कि संवाद बहुत आवश्यक है परिवार में। कभी कभी शांति के लिए चुप रहना चाहिए, जब कोई बौखलाया हो, तनाव में हो, परेशान हो, लेकिन दबते जाना तो ठीक नहीं। सुप्रिया रुआंसी होकर बोली, भाभी यहाँ तो बात बात पर अदालत लग जाती है। मेरा हर शब्द जैसे अपराध है। क्या करूँ, माँ से भी बात नहीं कर पाती मैं। कभी फोन करती भी हूँ तो कैसी हो माँ, ठीक हो ना, इससे आगे कोई बात हो ही नहीं पाती। दम घुटने लगता है भाभी, फूट फूट कर रोने को जी चाहता है। माँ भी बस अपनी तबीयत का थोड़ा बहुत हाल बताती है। मैं जानती समझती हूँ कि वह खुलकर बात नहीं कर पाती, यहाँ के लोगों के कारण ही बड़ी जल्दी फोन काट देती है। मैं बस छटपटा कर रह जाती हूँ। अपनी अकेली माँ को थोड़ा भी सहारा नहीं दे पाती मैं। कैसी अभागी संतान हूँ मैं, और कैसी अभागी मेरी माँ है भाभी। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है भाभी। भाभी ने टोका, मत बोलो ऐसे शब्द। जीवन ईश्वर की आज्ञा है, वही देता है वही लेता है। हमें कोई अधिकार नहीं जीवन को समाप्त करने का। तुम्हारी माँ के पास यानी हमारी ताई के पास अच्छे पड़ोसी तो हैं। आज के समय में बड़े भाग्य से अच्छे पड़ोसी मिलते हैं। वहाँ पूरा सुजानपुरा उनसे नेह रखता है। माँ है तुम्हारी, उनके लिए तुम्हारा सोचना स्वाभाविक है सुप्रिया, पर वे एकदम बेसहारा नहीं है। यह मैंने अच्छे से देखा है, समझा है सुजानपुरा में रहकर। तुम भले ही 4-4 साल नहीं जा पाती मायके, पर सुजाता तो साल में 1 चक्कर लगा ही आती है। 2-3 साल में मैं भी चली ही जाती हूँ। तुम्हारे भैया भी कई बार चले गए हैं सुजानपुरा। जो बन पड़ा है वहाँ की व्यवस्था बनाकर ही आए हैं। सुप्रिया ने कहा, तुम्हारा तो सहारा है ही भाभी। माँ तो कहती रहती है, सुजाता, सुप्रिया और पूजा में कोई भेद नहीं लगता उनको। सगी बेटी से कम नहीं किया तुमने उनके लिए। भैया भी जाते हैं तो 10 काम कराते हैं। कोई कह नहीं सकता कि मौसी की जेठानी है। इस इंसान की अपनी माँ है, यही लगता है उससे, जैसे वे सेवा करते हैं। तुमने सगी बहू के सब कर्तव्य किए हैं, कौन भूल सकता है इसे। पर भाभी, मैं कुछ नहीं कर पा रही, इसके लिए बड़ी तड़प होती है। यहाँ तो मन ही मन सब बाट जोह रहे हैं कि बुढ़िया मरे तो बेटी को हिस्सा मिले, और ये सब मौज उड़ाएं। न किसी के पास सहानुभूति है माँ के लिए, और न सद्भावना है। पूजा ने लंबी सांस खींची और कहा, है तो ये सब बातें मानवता के विरुद्ध। संयम रखना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए, पर अमानवीय व्यवहार सहना ठीक नहीं। तुम कहती क्यों नहीं कि माँ को मेरी सेवा की आवश्यकता है। बुढ़ापे में बीमार होंगी तो मुझे जाना ही है देखभाल के लिए। घर के काम के लिए मैं माँ को हमेशा अकेला नहीं छोड़ सकती, कम से कम बीमारी में तो नहीं। कभी कही है तुमने इस तरह की बात सुप्रिया? सुप्रिया ने कहा, सीधे सीधे तो नहीं बोल पाई, पर ऐसा तो कहती थी कि माँ के पास कोई नहीं। सुजाता दीदी कामकाजी हैं, उन्हें घर परिवार के काम ही नहीं करने होते, बल्कि अपना शोरूम भी संभालना होता है। बहुत साल संघर्ष किया है, मेहनत की है, तब इस योग्य हुई हैं कि कुछ कमाने लगी। माँ के पास जाती हैं तो अधिक दिन नहीं रह पाती, उन्हें सालती है यह बात। लेकिन क्या करें भाभी, वे भी क्या करें, फंसी हैं दोहरी जिम्मेदारी में। मैं तो बस इस संयुक्त परिवार के लिए ही खट रही हूँ। एक नौकरानी से अधिक कुछ हूँ नहीं वास्तव में। सब अपनी अपनी मर्जी का करते हैं, पर मुझे एक फोन तक नहीं करने देते चैन से। मेरी सब सहेलियों ने फोन करना छोड़ दिया है। कहती हैं
हमें सुनाई देता है कि तुमसे कितनी पूछताछ हो रही है। फोन करते समय ही इतनी टोका टोकी है तो बाद में जाने कितनी तरह से तंग किया जाएगा। सुजाता दी भी हफ्ते में एक आध बार थोड़ी सी देर के लिए कुशल मंगल पूछती हैं बस। जी भर बात कभी उनसे भी नहीं हो पाती भाभी। पिछले महीने मैं चूड़ी पहनने के बहाने घर से निकली, तब कहीं आते जाते रास्ते भर दीदी से बात कर पाई। आज तो पेट दर्द का बहाना मारा है, तब घर पर रुकी हूँ, वरना शादी में जाना पड़ता और बस गूंगी और प्रसन्न बहू का अभिनय करना पड़ता। थक गई हूँ मैं भाभी, बहुत थक गई हूँ। पूजा भाभी बोली, ताई से ट्रस्ट बनाने पर विचार विमर्श चल रहा है। बनारस वाली बुआ की खुशी देखकर ताई जी भी सोच रही हैं उस तरह से। बनारस वाली बुआ जी का आश्रम खूब अच्छा चल रहा है। सुजानपुरा जैसे सहयोगी नहीं थे उनके गांव के लोग, पर अब होने लगे हैं। जब गांव वालों को समझ में आ गया कि उनके हित में ही आश्रम बनाया गया है तो सब सहयोग करने लगे हैं। सभी का भला हो रहा है। वहाँ की लड़कियाँ हुनरमंद हो रही हैं, बहू बेटियाँ कौशल सीखती हैं तो घर चमकता है। बच्चों को पढ़ने में आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। गांव के युवा गांव के हित में काम करने लगे हैं। हम चारों भाई बहन भी साल में एक एक बार वहाँ जाते ही हैं। तुम्हारा क्या विचार है सुप्रिया? सुप्रिया ने कहा। माँ ने कहा तो था थोड़ा सा, पर मैं अपनी ही उलझनों में रही, कुछ समझ भी नहीं पाई। क्या सोच रही हैं, क्या करने की बात है इनके मन में? बनारस वाली बुआ के पास तो कोई संतान ही नहीं बची, पर हमारी माँ के पास तो हम 2 बेटियां हैं ना भाभी। एक जैसी व्यवस्था कैसे हो सकती है बुआ और माँ की? माँ का विरोध तो नहीं किया मैंने, क्योंकि बात समझी ही नहीं थी। पर तुम बताओ, मेरे घर के लोगों को पता चलेगा तो क्या वे मुझे जीती छोड़ देंगे? किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से मार ही तो डालेंगे ना भाभी। सुप्रिया रोने लगी। थोड़ी देर सुन्न सी पड़ी। उसकी पूजा भाभी उसकी पीड़ा का आकलन करती रही। रोने दिया उसे, मन तो हल्का कर ले जब मौका मिला है तो। थोड़ी देर में ही घर के सब लोग लौट आएंगे शादी से और फिर बेचारी सुप्रिया गूंगी बहू बन जाएगी। पर ऐसा ही चलेगा क्या हमेशा? आजीवन यही कारावास रहेगा? मुक्ति मिलेगी तो कैसे? क्या करें सुप्रिया के लिए? सुप्रिया का रोना संभला तो पूजा ने कहा, तुम्हें कुछ कड़े निर्णय लेने ही पड़ेंगे सुप्रिया। यदि तुम्हारे पति को भी तुम्हारे कष्ट नहीं दिखते तो क्यों पड़ी हो उस घर में? अच्छा हो कि बच्चों को हॉस्टल में डाल दो और खुद मायके में रहो। ट्रस्ट का कामकाज संभालो। सब काम एक जैसे नहीं होते। नेपालिन ताई और बनारस वाली बुआ की स्थिति एक सी नहीं। काम तो सब वकील के माध्यम से ही होंगे। बनारस वाली बुआ जी ने तो अपने दूर दूर वाले सब खेत बेच डाले, तब आश्रम बनाया। ताई जी का तो घर खाली पड़ा है, बस फर्नीचर व्यवस्थित करना है, कुछ मरम्मत का काम करना है। उतने में ही घर और कार्यालय दोनों हो जाएगा। इतने बड़े बड़े वरांडे हैं, अहाता इतना बड़ा है कि सब काम उसी में हो जाएंगे। एक बड़ा काम तुम्हारी मुक्ति भी तो है। छोटे छोटे खर्चे हैं, सुजाता ही उन्हें उठा लेगी। कहा है उसने मुझसे, स्वामित्व तो रहेगा तुम दोनों बहनों का, वहाँ काम करोगी तुम, उसके लिए तुम्हें नन्हा मुन्ना वेतन भी मिल जाएगा। हम सब का सहयोग भी उसी तरह से रहेगा जैसे बनारस वाली बुआ जी के लिए रहता है। बनारस वाली बुआ हर जगह लिखती बोलती रहती हैं, राम रसायन का आशीर्वाद। अपने बेटू आश्रम के बोर्ड पर भी लिखा रखा है उन्होंने। ताई जी भी वैसे ही गदगद भाव में हैं। तुम स्वतंत्र हो, चाहो तो उन्हें रोक लो यह सब लिखने से। सुप्रिया ने तुरंत कहा, नहीं भाभी, राम रसायन का आशीर्वाद तो हमें भी चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी आसानी से राम रसायन की बेटी मेरे लिए मुक्ति का द्वार तैयार कर देगी।